गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऊष्मा रासायनिक समीकरण। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ऊष्मा रासायनिक समीकरण, तो पिछले छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन ने ब्रोमीन से क्रिया की और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ब्रोमीन, हाइड्रोजन ने जो है रिएक्शन करी ब्रोमीन के साथ में और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना। अब इस अभिक्रिया को अपन इसके सिंबल्स में प्रदर्शित करें, इसके प्रतीकों में प्रदर्शित करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, H2 लिखेंगे प्लस 2Br लिखेंगे प्लस 2HBr हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया क्या, रासायनिक समीकरण। अब इस रासायनिक समीकरण के साथ साथ इसका जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान भी अगर लिख दिया जाता है तो उपरोक्त पूरी रिएक्शन जो आपको नज़र आ रही है ये मिला के पूरी की पूरी ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि रासायनिक समीकरण के साथ साथ जो है उसकी एंथैल्पी भी उसके साथ में प्रदर्शित कर दिया जाए तो इसे ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्मा रसायन के नियम है कुछ, जिनमें फर्स्ट नियम है लवोजिए और लाप्लास का नियम है। अब लवोजिए लाप्लास क्या कह रहा है, लवोजिए और लाप्लास ये कहता है कि कोई भी जो अभिक्रिया है, कोई भी यौगिक बनता है तो उसकी बनने की जो ऊष्मा है जिसको अपन क्या बोलते हैं, संभवन एंथैल्पी या विरचन एंथैल्पी। ठीक है कि नहीं, और वो जब टूटता है अपने परमाणुओं के अंदर यानी अपघटन वाली जो एंथैल्पी है, दोनों का मान जो है समान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया करी, CO2 बना, तो CO2 की जो विरचन एंथैल्पी ये है -393.5 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और यहाँ पे इसी CO2 को अपन ने ब्रेक किया, तोड़ा, इसका अपघटन किया, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन बना जिसकी एंथैल्पी कितनी है +393.5 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आप यहाँ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे ये वाला मान और यहाँ पे ये वाला मान दोनों बराबर हैं। ठीक है कि नहीं, अर्थात अभी कोई यौगिक अगर बनता है और वही यौगिक अगर टूटता है तो उनकी ऊष्मा का मान बराबर होता है। फर्क इतना है, यौगिक बनता है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यौगिक टूटता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अर्थात अपोजिट साइन आएगा। ये माइनस में है तो ये प्लस में आया है, लेकिन मान इसका बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हेस का नियम। ठीक है, हेस का नियम क्या कहता है, हेस का नियम ये कहता है कि अगर कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदों में होती है तो विभिन्न पदों की जो मानक एंथैल्पी है वो उस अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी का योग होता है। जैसे इस अभिक्रिया के अंदर आप देखिए कि CO2 बनने की जो अभिक्रिया है वो दो पदों में होती है। पहला पद है C प्लस ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CO बनेगा। ठीक है, अब इस CO के साथ दूसरा ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है कि नहीं, तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। अब पहला पद का मान देखिए आप कितना है, 26.4। ठीक है ना, माइनस का 26.4 किलो जूल, यहाँ पे है माइनस का 67.66। ठीक है ना, ये दोनों पदों की अभिक्रिया एंथैल्पी है, मानक एंथैल्पी का मान है। तो अब इस कुल अभिक्रिया के लिए मान कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -94 अभिक्रिया एंथैल्पी CO2 की। इसके फायदे क्या हैं, इससे हम संवहन एंथैल्पी की गणना कर सकते हैं, दहन एंथैल्पी की गणना कर सकते हैं, संक्रमण एंथैल्पी की गणना कर सकते हैं और अभिक्रिया की एंथैल्पी की भी गणना की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। दहन की एंथैल्पी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने जो एंथैल्पी के प्रकार पढ़े थे वहाँ पे पढ़ लिया था कि कोई भी एक मोल पदार्थ को पूर्णतः जलने पर उसकी जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसे दहन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पे कार्बन पूरी तरह से जल रहा है जिसकी एंथैल्पी हो रही है -395.7 किलो जूल पर मोल। तो इसके उपयोग क्या हैं, इसका उपयोग ये है कि इससे हम दहन एंथैल्पी से हम जो है दहन ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, अपर रूपों में जो अंतर है वो पता कर सकते हैं। जैसे हीरा का इतना है, हीरा जब CO2 बनाएगा और ग्रेफाइट CO2 कन्वर्ट होगा तो इतना है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है कि नहीं। इसके अलावा कोयले की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है कि कोयले की गुणवत्ता क्या है,
कौन सा अच्छा कोयला है, कौन सा बुरा होगा। शरीर को संतुलित भोजन में, जैसा कि आपको पता ही है कि शरीर में जो संतुलित भोजन होता है उसको अपन कैलोरी में मेजर करते हैं कि इतना कैलोरी का खाना खाना चाहिए, इतना कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स, इतना विटामिन्स वगैरह मिलना चाहिए पर डे। तो वो कैलोरी जो एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी जो निकाली गई है वो इस मेथड से निकाल सकते हैं, दहन एंथैल्पी से। इसके अलावा अगर हम बात करें और कर्णन एंथैल्पी तो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये भी पढ़ लिया था आपने पिछले टॉपिक में। जालक एंथैल्पी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। लैटिस एंथैल्पी मतलब जालक एंथैल्पी। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा ये है कि एक मोल आयनिक यौगिक जब अपने आयनों में टूटता है, इट मीन्स एक मोल आयनिक यौगिक ये हो गया NaCl, और ये अपने आयनों में टूटे यानी कि Na+ एंड Cl- बनाए, ठीक है कि नहीं। तो जब ये NaCl अपने आयनों में टूटा है तो कोई भी यौगिक हो जो आयनिक यौगिक है, एक मोल आयनिक यौगिक अपने आयनों में टूटता है तो इसे जालक एंथैल्पी कहते हैं। अब इसको ज्ञात किया कैसे किया जाता है? इसको ज्ञात किया जाता है बोर्न-हैबर चक्कर से। बोर्न-हैबर चक्कर क्या है? बोर्न-हैबर चक्कर जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर देखिए आप, सोडियम सॉलिड है, ठीक है ना। पहले तो इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको गैस में कन्वर्ट किया तो आप जानते हैं कि ठोस पदार्थ जब गैस में बदलता है तो उसे ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी कहते हैं, और इसका मान कितना है? 108.4। अब ये गैस फॉर्म में आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा? धन आयन बनाएगा, Na+ बनाएगा। तो इसकी आयनन एंथैल्पी का मान है 496 किलो जूल प्रति मोल। क्लोरीन को देखिए, बॉन्ड टूटा, Cl गैस बनी, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी 121 हो गई। अब ये Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा -348.6 किलो जूल प्रति मोल, और ये नेगेटिव आयन बन गया Cl। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे कि आपको दो चार चीज़ें एंथैल्पी नज़र आई। देखो ये है एक एंथैल्पी, एक ये आयनन एंथैल्पी, एक ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एक ये बॉन्ड एंथैल्पी, और यहाँ एरो के ऊपर देखिए आप क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन एंथैल्पी यानी विरचन एंथैल्पी। तो ये जो एक एंथैल्पी यहाँ दिख रही है आपको, देखो लैटिस एंथैल्पी, जालक ऊर्जा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको 6 एंथैल्पी नज़र आ रही है। गोलों के अंदर मैंने गोले बनाए हैं। अब इन गोलों के अंदर देखो जो ये जो वाली ये और ये, इन सब का टोटल होता है इसके बराबर, ठीक है कि नहीं? इसके बराबर टोटल होता है ये। तो अब हमें निकालना है क्या? लैटिस एंथैल्पी निकालना है हमें। तो आप इन सबको लेकर इसको माइनस कर देना, इन सबको टोटल करके इसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? लैटिस एंथैल्पी आ जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार से हम जालक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए। उदासीनीकरण एंथैल्पी आपने पढ़ लिया, उदासीनीकरण एंथैल्पी पढ़ लिया आपने, आबंध एंथैल्पी आपने पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे सवतः प्रक्रम। सवतः प्रक्रम देखो क्या है? सवतः प्रक्रम का मतलब है कि अपने आप होने वाला प्रक्रम। अपने आप मतलब अपने आप होने वाला। जैसे कि एक कप के अंदर पानी है, उसके अंदर आपने एक चम्मच चीनी की डाल दी और उस कप को रख दिया। थोड़ी देर में आप देखोगे कि वो चीनी जो है उस पानी के अंदर घुल जाएगी अपने आप। तो वो अपने आप घुली, इट मीन्स इसको बोलते हैं सवतः प्रक्रम। इसको क्या बोलते हैं? सवतः प्रक्रम यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसके अंदर देखिए आपको इसकी क्या खास बात है। फर्स्ट ऑफ ये एक ही दिशा में होता है। सेकंड ऑफ समय पर निर्भर नहीं करता ये अगर दिशा में चलता है जब तक कि साम्य अवस्था प्राप्त ना हो जाए। और सवतः प्रक्रम से कार्य प्राप्त तो किया जा सकता है लेकिन कम कार्य प्राप्त होता है। देखो आपने देखा, एक तो आपने चम्मच चीनी की डाल के छोड़ दिया, एक उस चीनी को आप चम्मच से घोलो तो काम किस में जल्दी होगा? चम्मच से जिसमें घोल रहे हो। इट मीन्स कार्य दोनों में होता है लेकिन एक में कार्य अधिक प्राप्त होता है और एक में कार्य कम प्राप्त होता है। क्लियर बात? आगे देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है एंट्रोपी। तो अब एंट्रोपी के अंदर व्हाट इज एंट्रोपी? तो एंट्रोपी जो है ये एंट्रोपी होती है किसी भी पदार्थ की अव्यवस्था का माप है, यानी कौन सा पदार्थ कितना ज़्यादा अव्यवस्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठोस पदार्थ और गैस पदार्थ में कौन ज़्यादा अव्यवस्थित है तो हमारा आंसर होगा गैसीय पदार्थ, क्योंकि उसके कण जो है इधर उधर फैलते रहते हैं, यहाँ वहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट नहीं होते हैं। इसलिए ये जो पदार्थ की अव्यवस्था का माप होता है उसे ही एंट्रोपी कहते हैं। ये नया फलन था ऊष्मागतिकी का, इसे S से प्रदर्शित किया जाता है और ये होता है डेल S इजिकल टू SB - SA, यानी कि अंतिम अवस्था में से प्रारंभिक अवस्था घटा देंगे तो डेल S आ जाएगा।
सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है ये, डेल एस इजिकल टू क्यू अपॉन टी, यानी क्यू ऊष्मा ग्रहण की उसने टी तापमान पे, तो उसके एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा डेल एस होगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था में मैंने आपसे कहा ठोस की एंट्रोपी कम होती है, फिर द्रव की थोड़ी ज़्यादा, फिर गैस की थोड़ी ज़्यादा, और गैसीय मिश्रण की सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है। ठीक है कि नहीं? अब अगर हम जल में विलय करते हैं किसी भी चीज़ को तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर कोई पदार्थ ऊष्मा अवशोषित करता है, जैसे मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है, ये ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो ये पिघल जाएगा, पिघलेगी तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनेगा तो मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ गई है। ऊष्मा का उत्सर्जन अगर कोई कर रहा है तो एंट्रोपी में कमी होगी। उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए जो एंट्रोपी होती है वो शून्य होती है, इसलिए सम एंट्रोपिक प्रक्रम कहा जाता है इसको। क्लियर? और इसके मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक होता है कैलोरी प्रति डिग्री, और एसआई में जूल प्रति केल्विन इसका मात्रक होता है। ठीक है? और मानक एंट्रोपी का मतलब हो गया कि मानक परिस्थिति के अंदर जो एंट्रोपी होगी उसे मानक एंट्रोपी कहते हैं, इसे डेल एस नोट से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझे? तो इस प्रकार से ये एंट्रोपी का टॉपिक हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गिब्स ऊर्जा का है, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। आप एक बार इसको पढ़ लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।